नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इस महत्वपूर्ण फैसले में उसने विदेश से आए 29 तबलीगी जमातियों के खिलाफ दर्ज मामलों को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। उसने कहा है कि इन जो सदस्य हैं तबलीगी जमात के, जो निज़ामुद्दीन में हुए मरकज़ में हिस्सा लेने आए थे, उन्होंने किसी भी तरह से कानूनों का उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने वीज़ा रूल का उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने यहाँ आकर इस्लाम के प्रचार में हिस्सा नहीं लिया है और ना ही कोरोना वायरस को फैलाने में उनकी कोई भूमिका रही है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि ये पूरा माहौल मार्च के बाद इसी तरह का बनाया गया था कि जैसे तबलीगी जमात के ये जो विदेश से लोग आए थे, बहुत ही षड्यंत्र करके और भारत में कोरोना वायरस फैलाने के लिए आए थे, और इसीलिए वो चुपचाप आए और वो पूरे देश भर में फैल गए। तो इस तरह की एक फ़िज़ा बनाने की कोशिश की गई थी, उसको कोर्ट के इस फैसले ने धराशायी कर दिया है। यही नहीं, इस कोर्ट ने एक बहुत बड़ी कड़ी टिप्पणी की है केंद्र और राज्य सरकार पर, जो कि गौरतलब है। और मैं समझता हूँ कि ऐसी कड़ी टिप्पणी के बाद केंद्र और राज्य सरकारों की जो कार्रवाई है और जिस ढंग से, जिस मानसिकता के साथ उन्होंने तबलीगियों के ख़िलाफ़ अभियान चलाया, उसकी धज्जियाँ उड़ जाती हैं, वो पूरी तरह से बेनकाब हो जाती है। अब देखिए कि इस कोर्ट की जो वर्डिक्ट है उसमें लाइनें क्या हैं। मैं पहले आपको अंग्रेजी में पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। कोर्ट कहता है, अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट ट्राइज टू फाइंड ए स्कैपगोट when there is pandemic or calamity and the circumstances show that there is probability that these foreigners were chosen to make them scapegoats। तो क्या कह रहा है कोर्ट कि सरकारें, जो राजनीतिक सरकारें होती हैं, अक्सर महामारी या किसी तरह की आपदा के वक्त किसी को बलि का बकरा बनाने की कोशिश में रहती हैं, और ऐसा लगता है कि ये जो विदेशी आए थे मरकज़ में हिस्सा लेने, उनको भी यहाँ पर बलि का बकरा बनाया गया है। तो ये बहुत ही कड़ी टिप्पणी है कि तबलीगी जमात, जो बाहर से विदेशी मेहमान आए थे, उनके साथ हमारी सरकारों ने इस तरह का व्यवहार किया। अब देखिए कि इसी जजमेंट पे उन्होंने जो बैकग्राउंड दिया है उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया है, और वो किस तरह से ये साबित करता है कि केंद्र सरकार की भूमिका इस पूरे अभियान में किस तरह की थी। कोर्ट कहता है कि ये जब घटना हुई तो उसके पहले सीएए के खिलाफ पूरे देश भर में आंदोलन हो रहे थे, और एक माहौल बन गया था, जो चूँकि इसमें ज़्यादातर हिस्सा लेने वाले मुसलमान नागरिक थे, क्योंकि सीएए में इस तरह की व्यवस्था है कि उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होगा। तो जिस तरह का माहौल बन गया था, उसमें केंद्र सरकार ने और कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसी भूमिका ली जिससे ये तबलीगी जमात के लोग बदनाम हों, और इस तरह से उन पर ब्लेम गया कि जैसे ये मुसलमान ही हैं जो इस तरह की हरकतों में शामिल होते हैं। और एक तरह से कहा जाए तो इन मुसलमानों को ये वार्निंग, चेतावनी और धमकी भी दी गई थी, क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट किए थे पूरे देश भर में। तो केंद्र सरकार की ये भूमिका थी। अब आते हैं राज्य सरकार की भूमिका। राज्यों में, ख़ासतौर से ये महाराष्ट्र का जिक्र हो रहा है, तो महाराष्ट्र में पुलिस ने तबलीगियों को ढूंढ कर पकड़ा। अच्छा, उन पर आरोप किस तरह से लगाए गए? उन पर आरोप 3-4 एक्ट के तहत लगाए गए। एक तो एपिडेमिक एक्ट है, दूसरा डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, और तीसरा फॉरेनर्स एक्ट है। तो इन 3 एक्ट के तहत इन तबलीगी जमात के कार्यकर्ताओं को धरा गया, पकड़ा गया, और उन पर तरह तरह से धाराएं लगा दी गई। अब ये धाराएं जब सुनवाई हुई तो सब फ्लैट हो गई, क्योंकि इनके हिसाब से तबलीगी जो विदेशी मेंबर थे उन्होंने किसी भी रूल का उल्लंघन नहीं किया था। कोर्ट ने कहा कि जब वो लोग आए तो अचानक लॉकडाउन हो गया। अब ऐसी सूरत में उनके पास कोई कहीं रुकने की जगह नहीं थी, इसलिए वो मस्जिदों में रुके, और इसमें रुकने में कोई बुराई नहीं है। तो
ये इस आधार पर कि उन्होंने ऐसे स्थानों में अपना निवास बनाया कोई अपराध नहीं बनता है। दूसरा, जो वीज़ा रूल हैं, जो जिस वीज़ा पर वो आए हैं, उन्होंने किसी भी तरह से किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है, जैसा कि पुलिस अपनी चार्जशीट में कह रही है। वो उन्होंने There is no restriction on foreigners visiting religious places and being part of usual religious activities like attending religious discourses। तो ये जो चीज़ें इन्होंने की हैं कि जो धार्मिक स्थल हैं उनको विजिट किया है, धार्मिक समारोह में हिस्सा लिया है, इसमें किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन इस वीज़ा में नहीं होता है। इसलिए इस तरह के जो आरोप लगाए गए हैं उनमें कोई दम नहीं है। कोर्ट आगे कहता है कि ये लोग जो आए थे वो भारतीय परंपराओं का अध्ययन करने आए थे, देखने आए थे, भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने आए थे और भारतीय खान पान रहन सहन उसका अनुभव लेने आए थे, और इसलिए ये उनको इसी आधार पर देखा जाना चाहिए और उनको जो भी प्रोसीजर है वो उन्होंने फॉलो किया। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी कि जब वो एयरपोर्ट पर आए थे तो उनकी प्रॉपर जांच होती और अगर कोई शक था उनमें कोरोना पीड़ित होने का तो उनको क्वारंटाइन किया जाता या उनका ट्रीटमेंट किया जाता। तो ये केंद्र सरकार की तरफ से लापरवाही हुई थी और इसलिए इन पर किसी तरह का दोष नहीं मढ़ा जा सकता है। तो एक ये बड़ी बात निकली। अब देखिए कि महाराष्ट्र की पुलिस पर जो टिप्पणी है वो क्या है, वो ये है कि उसने मशीनी अंदाज में काम किया और ऐसा लगता है कि उस पर कोई एक राजनीतिक दबाव था, राजनीतिक मजबूरी थी, जिसकी वजह से उसने जो नियम कानून हैं उनको दरकिनार करते हुए तबलीगी जमात के इन विदेशी मेंबरान को के खिलाफ कार्रवाई की, केस दर्ज किए, उनको अरेस्ट किया। तो इस तरह से ये अब जो तीसरा जो प्रमुख आरोप था इन तबलीगियों पर कि उन्होंने कोरोना वायरस फैलाया, ये हमारे मीडिया जो गोदी मीडिया है उसका बहुत बड़ा दुष्प्रचार था उस समय कि तबलीगी ही सब जगह कोरोना ले जा रहे हैं। तो कोर्ट का कहना है कि अब जो नंबर दिख रहे हैं चारों तरफ वो साबित करते हैं कि ये जो झूठा आरोप उन पर लगाया गया था उनको बदनाम करने की कोशिश की गई थी। तो इस तरह से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। मीडिया पर उन्होंने कोर्ट ने बहुत ज़बरदस्त प्रहार किया है। उसने कहा है कि मीडिया की भूमिका इस पूरे मामले में बहुत ही दिक्कत वाली थी, बहुत ही निराशाजनक थी, निंदनीय थी, क्योंकि उसने एक अभियान के तहत और जिसमें मुस्लिम विरोध था, मुसलमानों को बदनाम करने की नीयत थी, उसके तरह से इसको प्रोपोगेट किया। तो अब सवाल उठता है कि जो विदेश से आने वाले मेहमान हैं उनके साथ दो तरह का व्यवहार क्यों किया। ये केंद्र सरकार के मामले में कोर्ट का कहना है, जो उसने बैकग्राउंड में उसका एनालिसिस किया है कि उस दौरान विदेश से बहुत सारे मेहमान आए या कहना चाहिए कि बहुत सारे भारतीय जो विदेशों में थे वो भी लौट के आए होंगे। तो उनके साथ केंद्र सरकार का रवैया व्यवहार दूसरा था और इन तबलीगी जमात के लोगों के साथ उनका व्यवहार दूसरा था। तो ये दो तरह के व्यवहार क्यों थे? जाहिर है कि केंद्र सरकार मुसलमानों को अलग से ट्रीट कर रही थी। मुसलमानों के लिए उसके पास दूसरे नियम कानून थे और बाकी लोगों के लिए दूसरे नियम कानून थे। तो ये जो दोहरापन था और ये जो भेदभाव था ये क्यों था? तो इससे केंद्र सरकार की नीयत, उसकी मंशा, उसके काम करने के ढंग पर सवाल खड़े होते हैं। तो एक बड़ी बात ये है। अब अंत में कोर्ट ने ये कहा कि हम अतिथि देवो भव की बात करते हैं कि हमारे लिए अतिथि मेहमान जो होता है वो देव के समान होता है, देवता के जैसा होता है। लेकिन हमने इन अतिथियों के साथ जो व्यवहार किया है वो उससे तो कतई नहीं लगता कि हम अपने अतिथियों को सम्मान देते भी हैं, बल्कि यहाँ उल्टा केस हो गया है कि उन्हें बदनाम किया गया है, उन्हें परेशान किया गया है। और अब ये ज़रूरत है कि इन तबलीगियों को तुरंत ससम्मान वापस भेजा जाए और इसीलिए उसने सारे मामले क्वैश कर दिए हैं, रद्द कर दिए हैं। और चूँकि पुलिस ने अपील के लिए समय मांगा था तो कोर्ट ने कहा कि अपील के लिए अब कोई समय देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनको वापस भेजने में भी वक्त लगेगा।
इसी तरह से आपको याद दिला दूं कि कुछ समय पहले मद्रास हाई कोर्ट का भी एक फ़ैसला आया था, जिसमें उसने ऐसे ही विदेशी तबलीगियों को मुक्त करते हुए कहा था कि इनको ये बहुत पहले ही परेशान हो चुके हैं, इनके वापस भेजने का इंतज़ाम तुरंत किया जाए। एक और फैसले की मैं आपको याद दिला दूं कि हैदराबाद में एक जो केस आया था सोशल मीडिया में जो इस्लामोफोबिया फैलाने का तबलीगी जमात के संदर्भ में, उसमें भी उस कोर्ट ने कहा था कि मीडिया की भूमिका बहुत ख़राब रही है। सोशल मीडिया पर जिस तरह का दुष्प्रचार किया गया वो बहुत ही अनुपयुक्त था, निंदनीय था, और जाहिर है कि उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरह से हेट स्पीच या दूसरे धर्मों या दूसरे धर्मों को मानने वालों के खिलाफ जो अभियान चलाया जाता है बदनीति से, उसको कैसे रोका जाए। तो ये कुछ फैसले आए हैं जो पूरे तबलीगी मामले को एक नई रोशनी में देखने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, और बल्कि ये भी दिखाते हैं कि इस पूरे कांड में जो भूमिका रही है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, पुलिस की, हमारी जो दूसरी एजेंसियां हैं उनकी, और मीडिया की, इन सब का एक आपस में आप देखिए कि मिली भगत है। ये सब मिलकर एक तरह का अभियान चला रहे थे, एक तरह की कार्रवाई को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये जो गोदी मीडिया और सरकारों के बीच का तालमेल है वो भी इसमें नज़र आता है। तो ये जो मिली भगत है ये बहुत ख़तरनाक है। कोर्ट ने कहा है कि ये जो कुछ भी हुआ ये हमारे संविधान की भावनाओं के अनुकूल नहीं हुआ, क्योंकि टॉलरेंस बहुत ज़रूरी है और विभिन्न धर्मों के बीच वैमनस्य पैदा ना हो, दुर्भावना पैदा ना हो, उसके लिए व्यवस्था करना ज़रूरी है। और इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो देश की एकता और अखंडता पर प्रहार होता है। तो कोर्ट ने एक संविधान और लोकतंत्र के दायरे में अपनी चिंता भी जाहिर की है, न्याय की कसौटी पर इस पूरे मामले को कसा भी है, और जो असली कसूरवार हैं उनकी तरफ इशारा भी किया है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई का आदेश तो कोर्ट ने नहीं दिया है कि इनका कोई कंपनसेशन इनको मिलना चाहिए, जो इस तरह से 4-5 महीने तक परेशान होते रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि चूँकि उसने इन सब को कटघरे में खड़ा कर दिया, इन सब की भूमिका का खुलासा कर दिया है, इसलिए पूरे देश के सामने अब जग जाहिर हो गया है कि किस तरह से तबलीगी मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया और उसकी आड़ में मुसलमानों को टारगेट किया गया, विदेशी तबलीगियों को टारगेट किया गया, और एक ऐसा वातावरण पूरे देश भर में बनाया गया जिससे एक धर्म विशेष के प्रति लोगों में नफ़रत पैदा हो, उनके प्रति वैमनस्य पैदा हो, हिंसा की भावना पैदा हो, दुश्मनी शत्रुता की भावना पैदा हो, और ये देश हित में नहीं है। तो मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद है कि इस वीडियो के मार्फत मैं ये चीज़ें आप तक पहुंचा पाया हूं और आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, इसे शेयर करेंगे, और अगर अभी तक आपने satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब भी करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।